नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, मोटा अनाज भविष्य की उम्मीद, 2500 करोड़ रुपए करेंगे निवेश। 2017 में शुरू हुई ओडिशा बाजरा मिशन। मोटे अनाज की खेती और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है बाजरा मिशन का उद्देश्य। केंद्र चावल, गेहूं और आटा के खुदरा मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए उठाए कदम। खुला बाजार बिक्री योजना के तहत बेचा गया 2.85 LMT गेहूं और 5180 मीट्रिक टन चावल। स्टॉक की जमाखोरी से बचने के लिए देश भर में किए गए हैं 1851 औचक निरीक्षण। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की अधिक उत्पादन देने वाली किस्म 2090 की है विकसित। पूसा 2090 धान से वायु प्रदूषण से निपटने में मिलेगी मदद। संस्थान के वैज्ञानिक ने कहा, पूसा 2090 किस्म से पराली जलाने की समस्या का होगा समाधान। कश्मीर के कुपवाड़ा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी हिमपात से दिल्ली NCR में बदले मौसम का मिजाज। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने से लोगों को मिली प्रदूषित वातावरण से राहत। खबरें विस्तार से। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य मोटे अनाजों के लिए एक वैश्विक रोड मैप तैयार करना है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की आजीविका और पोषण पर फोकस करने में बाजरा मिशन को डिजाइन करने में ओडिशा अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटे अनाज पारंपरिक अनाज है और ये जलवायु प्रतिरोधी और पोषण का पावर हाउस है। पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज अहम साबित हो सकता है। यह हमारे भविष्य की आशा बनकर उभरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों को शामिल करते हुए मोटे अनाज को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने वाला ओडिशा पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने साल 2017 में ओडिशा बाजरा मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मोटे अनाज की खेती और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने बताया, मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने रागी की खरीद सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार इसके लिए 2500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटे अनाज मिशन के बारे में प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। उन्होंने मिशन शक्ति के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के मोटे अनाज की वैल्यू चेन में योगदान की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति समूहों ने दिखाया है कि किस तरह से मोटे अनाज आधारित उद्यम लोगों को बेहतर स्वाद देने के साथ ही आजीविका भी मुहैया करा रहे हैं। और चावल, गेहूं और आटा के खुदरा मूल्य को नियंत्रित करने के लिए बाजार हस्तक्षेप प्रक्रिया में सरकार की पहल के तहत गेहूं और चावल की साप्ताहिक ई नीलामी की जाती है। खुला बाजार बिक्री योजना के तहत 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2.25 लाख मीट्रिक टन चावल की पेशकश की गई थी और 2316 बलिदाताओं को 5180 मीट्रिक टन चावल के साथ 2.85 LMT गेहूं बेचा गया। इसके अतिरिक्त आवंटित गेहूं को आटे के लिए और भारत आटा ब्रांड के अंतर्गत जनता को बिक्री के लिए 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने के लिए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया। इसकी बिक्री OMSSD के अंतर्गत अर्ध सरकारी और सहकारी संगठनों जैसे केंद्रीय भंडार, NCCF, नेफेड द्वारा 7/11/23 तक की गई। ये 3 सहकारी समितियां 6051 मीट्रिक टन गेहूं उठा चुकी हैं ताकि इसको आटे में बदला जा सके। व्यापारियों को OMSSD के तहत गेहूं की बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है और स्टॉक की जमाखोरी से बचने के लिए 7/11/2023 तक देश भर में 1851 औचक निरीक्षण भी किए गए हैं। बात करेंगे पैडी पूसा की। पूसा 2090 धान की पराली जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की चुनौती के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की अधिक उत्पादन देने वाली और कम समय में उगाई जाने वाली किस्म 2090 विकसित की है। इससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। आमतौर पर जून में उगाई जाने वाली धान की फसल अक्टूबर के अंत में कटाई के लिए तैयार होती है। इससे किसानों को गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करने के वास्ते बहुत ही कम समय मिलता है। धान की नई किस्म वर्तमान में इस्तेमाल की जाने वाली पूसा
44 की सुधरी हुई किस्म है। नई किस्म केवल 120 से 125 दिन में पक जाती है, जबकि पूसा 44 को 155 से 160 दिन का समय लगता है। नई किस्म उगाने से किसानों को अगली फसल के लिए अपना खेत तैयार करने के लिए लगभग 30 दिन और मिल जाएंगे। संस्थान के वैज्ञानिक प्रलय कुमार भौमिक ने विश्वास व्यक्त किया कि पूसा 2090 किस्म से पराली जलाने की समस्या का समाधान हो सकेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जबरदस्त हिमपात हुआ है। ताज़ा बर्फबारी से सब कुछ सफ़ेद चादर में ढक गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कोकसर क्षेत्र में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का किसानों पर कितना असर पड़ेगा, इसकी कोई खबर फिलहाल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से हवा के साथ बारिश हो रही है। दिल्ली के वायु प्रदूषण में थोड़ी राहत मिली है। हालांकि बारिश के बाद कुछ ठंड बढ़ने की उम्मीद है। वैसे दिल्ली के मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने कुछ घंटे पहले ही दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग स्थानों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की बात कही थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, ऑस्ट्रेलिया सरकार, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और जल विभाग के बीच जल सहयोग पर 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक 8 नवंबर 2023 को आयोजित की गई। जल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में भविष्य का मार्ग तैयार करने पर दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच सफल बैठक चर्चा हुई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव आनंद मोहन ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई पक्ष का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, पर्यावरण और जल विभाग के जल नीति प्रभाग के प्रमुख मैथ्यू डेट्सवेल ने किया। दोनों सह अध्यक्षों ने उद्घाटन भाषण में जल क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग के समृद्ध इतिहास पर बातचीत की और इस क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से विभिन्न तकनीकी और नीतिगत गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। और उत्तर प्रदेश के आगरा में जल निगम द्वारा जल दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव की थीम पानी के लिए महिलाओं के लिए पानी के विभिन्न स्वयंसेवी सहायता समूहों की 50 से अधिक महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के आवास और शहरी मंत्रालय के सहयोग से अमृत 2.0 के तहत देश भर में जल दिवाली उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा के जल निगम द्वारा जल दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया। नगर निगम के जल कल विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम पानी के लिए महिलाओं के लिए पानी का आयोजन कर जल दिवाली मनाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की 50 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं को जल संयंत्र का दौरा कराया गया और पाइपलाइन जल प्रणाली, पानी के स्रोत, शोधन प्रक्रिया और नालों तक पानी पहुंचाने के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया। जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दौरान सभी को शपथ भी दिलाई गई। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे अच्छे से बचाना चाहिए और लोगों को भी पानी के महत्व के बारे में समझाना चाहिए जिनको इस बारे में नहीं पता है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव पंजुआना में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की 34 महिलाओं का स्वागत फूल मालाएं पहना कर किया गया। इन महिलाओं को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भ्रमण करवाया गया और पेयजल की प्रोसेसिंग की तकनीकी जानकारी दी गई। बताया गया कि जल के बारे में हम यहाँ आए हैं सभी लोग, तो हमको अपने मोहल्ले में सभी को हम बताते हैं कि भाई जल बचाओ, जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम आज सारे महिलाएं यहाँ आई हैं। हम अपने मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सभी को पानी के बारे में बताते हैं। आज बताएंगे तो कल का काम आए। इस अभियान का उद्देश्य जल शासन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसी अभियान के तहत मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। At present we are at Sinkhai Singh water treatment plant. Capacity is around 45 MLD and that this catered to around 2.95 lakh population of the Imphal city, and this was commissioned in recently in 2023. जम्मू कश्मीर के कटरा में धनसार जल उपचार संयंत्र में भी जल दिवाली कार्यक्रम पर उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं को जल कटरा शहर में जल वितरण के बारे में समझाया गया। पानी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाली महिलाएं इन कार्यक्रमों के जरिए पानी को लेकर जागरूक हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और दीपावली का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दीपों का बाजार भी गुलजार होने लगा है। स्थानीय बाजार में लोकल फॉर वोकल को देखते हुए काटेहार में लोग स्थानीय कलाकारों के सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। देश में दिवाली मनाने की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए सोमवार को एक वीडियो जारी किया और कहा कि वोकल फॉर लोकल आंदोलन देश भर में गति पकड़ रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने लोगों से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि त्योहारों के दौरान उनकी प्राथमिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। साथियों, हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। कोरोना से पहले लोग सिर्फ धार्मिक मान्यता को मानते हुए अपने घरों में 5, 11 या 21 दीपक जलाया करते थे, लेकिन पीएम के वोकल फॉर लोकल का असर अब बाजारों पर भी दिखने लगा है। खरीदार 10 से 12 दर्जन दिए खरीद कर ले जा रहे हैं। दिए खरीद कर रहे लोगों का कहना है कि मिट्टी के दिए की खरीद से असली दिवाली कुंभकारों के घर बनेगी, साथ ही हमारा घर भी दियों की रोशनी से जगमग हो जाएगा। देखिए, लोगों को इसमें चाहिए भी कि अब वो समय चला गया हम लोगों का जब हम चाइना का सामान का खोलकर प्रयोग करते थे। आज के दिन में हम लोगों को ये दिया हम लोग आज देखिए लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ दिया। इससे देखिए कितना फ़ायदा है कि ये भी तो आखिर 2 पैसा कमाते हैं इससे, इनके घर भी तो आखिर दीपावली में दीप जलेगा, तो सबके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए। तो ये एक अच्छी पहल है। दिवाली का त्यौहार आते ही कटिहार में कुम्हारों के चाक तेजी से चलने लगे हैं। रोज कुम्हारों का परिवार दिन रात एक करके दिए और खिलौनों के साथ ही मूर्तियां बनाने में लगा हुआ है। स्थानीय कुम्हारों का कहना है कि बाजार में दियों की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए वो 24 घंटे दिए बनाने में लगे हुए हैं। वहीं कुम्हार पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र सरकार के सौजन्य से इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराया गया है, जिससे वो पहले के मुकाबले तेजी से दिए, कलश और खिलौनों का निर्माण कर पा रहे हैं। फ़ायदेमंद तो बहुत ज़्यादा हुआ ये बिजली का चाक केंद्र सरकार के द्वारा जो हम लोगों को मिला है ये इलेक्ट्रिक चाक, तो हम मजदूरों कुम्हार लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत बढ़िया है। क्या डिमांड है मार्केट में? मार्केट में चल रहा है, डिमांड है दिया का। डिमांड कितना बना लेते हैं दिन भर में दिया? कितना आप लोग बना लेते हैं? 500-600 बना लेते हैं। रविवार को पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। ऐसे में इस बार पिछले साल के मुकाबले हस्त निर्मित दिए, मूर्तियों और खिलौनों की बिक्री में 40% का इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। तो आइए दीपावली पर मिट्टी के दियों का उपयोग करके वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें। इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं पर्यावरण में भी सुधार आएगा। कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आइए अब देखते हैं मंडी खबर। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को कोडीनार मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं राजूला, जलकोट और जलगांव मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 8 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,730 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,730 रुपए पर बना रहा। राज्य के ही राजूला मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 8 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 4,520 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदे 270 रुपए लुढ़क कर 4,250 रुपए पर हुए। कोडिनार मंडी में 8 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,755 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में 80 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,835 रुपए पर। महाराष्ट्र के जलगांव मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहां 8 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 4,700 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदों में 15 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,685 रुपए। जलकोट मंडी में 8 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 4,975 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में 34 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,941 रुपए पर आ गया। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को पुणे, सांगली और सूरत मंडी में प्याज के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। वहीं बीकानेर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी रही, जबकि गाजियाबाद मंडी में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के अनुसार प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 8 नवंबर को प्याज का भाव था 4,000 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। राज्य के ही सांगली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 नवंबर को प्याज 2,550 रुपए पर बिकी। गुजरात के सूरत मंडी में 8 नवंबर को प्याज का भाव रहा 3,950 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव बिना किसी उठापटक के 3,950 रुपए पर बना रहा, जबकि राजस्थान के बीकानेर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 नवंबर को प्याज का भाव रहा 2,800 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 2,900 रुपए पर हुए। हालांकि गाजियाबाद मंडी में 8 नवंबर को प्याज का भाव था 3,960 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में 60 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,900 रुपए पर आ गया। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। जम्मू कश्मीर के किसान चारा फसलों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। जम्मू कश्मीर में प्याज के पौधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ के किसान पालक, मेथी, मटर और धनिया की बुवाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किसान सभी सब्जियों और फसलों के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। साथ ही उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर ले। यहाँ फूलों की बागवानी कर रहे किसान ट्यूलिप, आइरिस और डेफोडिल जैसे फूलों के पौधे लगा सकते हैं। जम्मू के किसान गेहूं की विभिन्न किस्मों की बुआई कर लें। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। जम्मू में बासमती धान की पकी फसल की कटाई कर लें। यहाँ के किसान काबुली चने, मटर और मसूर की विभिन्न किस्मों की बुआई भी कर सकते हैं। जम्मू में इस समय आलू की कुफरी बादशाह
और सिंदूरी की बुआई करें। जम्मू में इस मौसम में आड़ू के बाग लगाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान सेब के पके फलों की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान धान की कटी फसल को धूप में सुखाकर भंडारित कर लें। यहाँ के मक्का किसान कटी फसल को घुन से बचाने के लिए सही से भंडारित करें। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में शलजम और मूली की बुआई की जा सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय इलाकों में चाइनीज पत्ता गोभी, गाजर और ब्रोकली की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ मशरूम की खेती कर रहे किसान मशरूम की कटाई के लिए कमरे का तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में इस मौसम में तूनी, कचनार, आंवला, शहतूत और रीठी के पौधे लगाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में टमाटर को फल छेदक कीट से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगाएं। अगर संक्रमण अधिक हो तो जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमृतकाल के बीच सरकार सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा करेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 15 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में कुल 119 सीटों के लिए इस महीने की 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में 14 प्रत्याशियों के नाम है। राज्य में मतदान एक चरण में 30 नवंबर को होना है। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने तेलंगाना में रोड शो और सार्वजनिक रैली की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोड में 10 किलोमीटर तक केवल बीजेपी और कमल ही दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट केसीआर और बीआरएस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने वाले युवा सड़कों पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईटीबीपी की राइजिंग डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए जॉली ग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां उनका स्वागत किया। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से 5 दिन की अवधि के लिए मिलने की अनुमति मांगी है। यह आवेदन राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर किया गया है।
जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग को लेकर एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जांच एजेंसी अनंतनाग के बीजबहारा, जवालीपुरा और कश्मीर के अन्य जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इससे पहले भी बुधवार को एजेंसी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। मुंबई में रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 9 लोग घायल हैं। 2 लोगों की हालत अत्यंत गंभीर है। हादसे में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना मुंबई के बांद्रा की है। धनतेरस के साथ ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। धनतेरस पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। कोई जीत नहीं मिली।